हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, बात करेंगे आज अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की। दरअसल केजरीवाल एक ऐसे चैलेंजर के रूप में उभर रहे हैं भारत की राजनीति में, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार अभी से एक बड़ा संभावित खतरा मान रही है। ये बात सच है। जब भी कोई राजनीति में उभरता है, और सच बात यह है कि वो एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में जब कोई उभरता है और एक ऑल इंडिया रैंकिंग पाने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता जैसी पार्टी को धक्का लगना स्वाभाविक है। दरअसल कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास सबकी तोड़ है, केजरीवाल की तोड़ नहीं है। अब सीबीआई की रेड करवा लो या ईडी की रेड करवा लो, दो चार मुद्दे हैं जिसके अंदर अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो अरविंद केजरीवाल मोदी जी के ऊपर भारी पड़ते हैं। और यही बात मोदी और शाह की जोड़ी को परेशान किए जा रही है। एक्चुअली मोदी शाह को लगता है कि हिंदुस्तान में ईमानदारी का टेंडर इन्होंने भरा हुआ है और इनसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। अब केजरीवाल एक ईमानदार के मुकाबले एक कट्टर ईमानदार की छवि लेके आते हैं। जब वो सामने कट्टर ईमानदार की छवि लेकर आते हैं तो इन्हें परेशानी होती है, क्योंकि मोदी सरकार को पसंद है वो सब लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि फिर उनको भ्रष्ट बता के अपने आप को ऊंचा किया जा सकता है, कद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब मुसीबत यह है कि केजरीवाल का कद कैसे छोटा किया जाए, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हैं और कट्टर ईमानदारी निभा रहे हैं, और उस कट्टर ईमानदारी से मोदी शाह की जोड़ी को लगता है डर कि मैंने कहा ना कि इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम ईमानदार हैं। ये ईमानदार वगैरह कुछ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जो ब्लैक इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जिनके द्वारा सैकड़ों करोड़ पैसा हर साल ब्लैक मनी का इनके पास आता है, ब्लैक बॉन्ड से आता है, ये इस बात का पहला और पुख्ता सबूत है कि इन्हें लोकतांत्रिक तरीके और ट्रांसपेरेंसी पसंद नहीं है। तो काला पैसा इनके पास बहुत भारी मात्रा में आता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से आता है। चलिए, ये तो बात हो गई पहली कि कट्टर ईमानदारी में ये इनके खास तौर से प्रतिद्वंदी बन गए हैं। क्या कहते हैं कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोग, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें छोड़कर भारत में ईमानदार कौन हो सकता है। मोदी और शाह की समस्या ये है कि हमने तो लाइसेंस लिया हुआ है कट्टर ईमानदारी का, ये नए ईमानदार कहां से पैदा हो गए? क्योंकि ये तो ये सोच के चल रहे हैं मोदी शाह कि भारत में उनके अलावा और कोई ईमानदार ही नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी, वैसे भारतीय जनता पार्टी में तो एक से एक नॉन ईमानदार है। वो आपको रेड्डी ब्रदर्स आपको याद होंगे सारे के सारे। आपको बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं काले कारनामों वाले व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हैं, जिनके अगेंस्ट ईडी के केसेस थे, सीबीआई के केसेस थे, तो सारे पाप धुल गए। मुसीबत ये है कि सब कुछ करने के बाद भी ये ममता बनर्जी के ऊपर बेईमानी का इल्जाम नहीं लगा पाते और केजरीवाल के ऊपर बिल्कुल नहीं लगा पाते, तो घसीटने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दारूबंदी के अंदर, शराब के अंदर घोटाला किया। उनके एक आते रिप्रेजेंटेटिव 1400 करोड़ का घोटाला किया, दूसरे आते हैं 140 करोड़ का घोटाला किया, और मनीष सिसोदिया का तो नाम बदल के मनी ईश कर दिया है ताकि उसको बताया जा सके कि सब पैसे के पुजारी हैं।
दरअसल जितना पैसे के पुजारी भारतीय जनता पार्टी है, इतना धन तो हिंदुस्तान के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास नहीं है जितना इनके पास है। जिस दिन इनके स्केलेटन निकलेंगे ना कपाट में से और इनके काले कारनामे खुलेंगे, तब पता लगेगा आपको कि इनकी ईमानदारी नहीं बल्कि इनके काले कारनामों के चिट्ठे हैं, उसकी लिस्ट भारत की आजादी के उपरांत सबसे लंबी होगी। वक्त की बात है, इंतजार कीजिएगा। तो साहब इन्होंने टेंडर भरा हुआ है, ठेका लिया हुआ है ईमानदारी का, और ये नहीं चाहते कि भारत में कोई और दूसरा व्यक्ति टेंडर भर दे, और केजरीवाल ने वही किया हुआ है। दूसरा, नंबर 2, केजरीवाल से भाजपा सरकार की टांगे क्यों कांपती हैं? इन्होंने टेंडर भरा हुआ है राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का। किसका? भाजपा ने टेंडर भरा हुआ है राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का। इन्हें यह लगता है कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, जबकि इनके जो पुरखे हैं ना, आका आरएसएस वाले, इनका कितना बड़ा योगदान है आजादी की लड़ाई में। सबको पता है कि ये किसके साथ में थे। इनके सारे के सारे आका महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, उस लड़ाई में साथ नहीं थे, क्विट इंडिया में साथ नहीं थे, और बाकी जितने महात्मा गांधी के मूवमेंट थे उनके साथ नहीं थे। और तो और ये सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के साथ भी नहीं थे, ये भारत के जो क्रांतिकारी थे ये उनके साथ भी नहीं थे। अरे साहब, ये तो चाहते ही नहीं थे कि भारत आजाद हो, इसलिए ये हमेशा उनके पिछलग्गू बने रहे जिन्होंने भारत पर राज किया। लेकिन अब आजादी के बाद होड़ लग गई है कि आरएसएस को कैसे ग्रेट बनाया जाए, ये बताया जाए कि आजादी के संग्राम में इनका बड़ा योगदान है। अरे साहब, कोई योगदान वगैरह नहीं है। मुसीबत ये है कि ये सारे घरों में छुप के बैठे रहते थे, ये डरपोक व्यक्ति हैं। ये भला क्या भारत को आजाद कराते? वो तो शुक्र है गांधी था जिन्होंने भारत को आजाद करा दिया सबको साथ में लेके। तो कट्टर, जिसे क्या कहते हैं ना, राष्ट्रभक्ति का ये जामा पहन के सामने आते हैं सारे के सारे भाजपाई, और उसमें मोदी शाह की जोड़ी भी आती है। अब मुसीबत ये है कि इनके सामने जब ये एक झंडा उठाते हैं तो केजरीवाल 2 झंडे उठा के आ जाते हैं, और तो और अपने दिल्ली के स्कूल इंडिया के बेस्ट स्कूल बना देते हैं, और वहां पर क्या करते हैं कि देशभक्ति का नया वो क्या कहते हैं क्यूरिकुलम सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं कि हम देशभक्त बनाएंगे। अब मुसीबत ये है कि इनको ये लगता है कि देशभक्ति का टेंडर इन्होंने भरा हुआ है भाजपा ने, तो दूसरा व्यक्ति देशभक्ति की बात कैसे कर सकता है? अब ये इनकी आंख में खटकता है, क्योंकि भाजपाई और आरएसएस वाले जो है ये फेक देशभक्त हैं, फेक, नकली, दिखावटी। ये राष्ट्रवादी नहीं है साहब, इन्हें राष्ट्रवादी मत कहिए। अगर ये राष्ट्रवादी हैं तो फिर भगत सिंह कौन था? अगर इन जैसे लोग राष्ट्रवादी हैं, छदम राष्ट्रवादी हैं, तो फिर राजगुरु सुखदेव कौन थे और भगत सिंह कौन थे? अगर ये इन जैसे सब कुछ होते तो चंद्रशेखर आजाद कौन था? सही बात है ना साहब, ये छदम राष्ट्रवादी हैं, ये छदम देशभक्त हैं। जबकि केजरीवाल जो है वो तो एकदम से पक्के देशभक्त हैं, सिसोदिया भी, और वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये बात इनको खटकती है। खटकती इसलिए है कि अब वो हुंकार भर रहे हैं केजरीवाल, तो इनके पास रास्ता नहीं है उसको काटे कैसे, कैसे उसको पकड़ के जेल में डालें, कैसे उसके सारे के सारे खातों को खंगालें और ये कहें कि तुम बेईमान हो। अब मुसीबत यह है कि केजरीवाल तो खुद देशभक्ति की क्या कहते हैं कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं, और वो इनसे पहले से वंदे मातरम और जय हिंद कहते आए हैं। ये इनकी आंख का रोड़ा है कि केजरीवाल का फैलता हुआ संसार पहले दिल्ली में था, दिल्ली से पंजाब की सरकार बना ली, अब गुजरात के इलेक्शन और हिमाचल के इलेक्शन से आ रहे हैं, तो वहां खतरा ये हो रहा है कि ये हमारी गद्दी ना खिसका ले। कोई हफ्ता नहीं जाता जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वगैरह आम आदमी पार्टी के लोग गुजरात में जाके प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, और यही इनको डर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो मैदान में उतर नहीं रही है। तो पूरी आशंका है कि आम आदमी पार्टी न केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट काटेगी बल्कि कांग्रेस के वोट भी काट देगी वहां पर, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही, वहां पे आराम से बैठी है गुजरात के अंदर, ना ही हिमाचल में कुछ कर रही है। हिमाचल में तो बल्कि आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है कि आप तो मुझे अपमानित करते हो। खैर छोड़ो वो बातें। तो साहब ये देशभक्ति की जो चीजें हैं ना, ये भी काम ही नहीं आ रही, क्योंकि देशभक्ति का सारा टेंडर इन्होंने नहीं भरा है, वो केजरीवाल ने भरा है, और ये इनकी आंखों में खटकता है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं में बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। आपको पता होगा सबसे कम पढ़ी लिखी सरकार है,
भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, सबसे कम पढ़े लिखों की सरकार है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट ही नहीं पता कौन से हैं, ये कितना पढ़े लिखे हैं ये भी नहीं पता है, और उसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। कोई कहता है 12वीं पास हूं, कोई कहता है बीए पास हूं, कोई कहता है एमए पास हूं, और उस टाइम में पास उस कोर्सेज में पास है जो कोर्स होते भी नहीं थे। जब कभी एक बार तफ्तीश होगी, ये बड़े कम से कम जो बहुत बड़े बड़े कई नेता हैं भाजपा के, तो पता लगेगा कि ये कैसे कौन कौन सी डिग्रियां लेके आए हुए हैं। अब केजरीवाल को बेनिफिट ये है कि वो आईआईटीएन है, और आईआईटी की डिग्री नकली होती नहीं है, और उसके बाद फिर सिविल सर्वेंट भी रहे। अब इनको इस बात का दुख होता है कि कोई हमसे ज्यादा पढ़ा लिखे कैसे हो सकता है। भाजपा की टॉप लीडरशिप समझती है कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है नहीं, पढ़ा लिखा मतलब समझदार कोई नहीं है, और भारत को हम ही चला सकते हैं। अब ये बड़ी मुसीबत है कि वो एक आईआईटी को कैसे बीट करेंगे, क्योंकि आईआईटी तो भारत का इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसको पंडित नेहरू ने बना दिया था। इन्होंने तो बनाया नहीं है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। इनका बस चले तो आईआईटी बेचते हैं। मैं आपको बताऊं, खुदा न खास्ता कोई दिन ऐसा ना आ जाए जिससे ने कहे कि आईआईटी और आईएम भी हम बेच रहे हैं, बाकी जो बेचते बेचते ये भी बेच देंगे कि इसको प्राइवेट सेक्टर चलाए बेहतर ढंग से, हम चला नहीं पाते। और फिर अपने 2-3 चहेते जो इनके क्या कहते हैं उद्योगपति है, उनके हाथ में आईआईटी और आईएम भी ये लोग सौंप देंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी देश के सारे संसाधन बेच सकता है, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, पोर्ट सारे बेच दिए, सारे के सारे जो बिजली की बड़े बड़े खंभे होते हैं वो बेच दिए, गैस की पाइपलाइन बेच दी, बैंक बेच दिए, और तो और जो ऑयल को सप्लाई करने वाली पाइपलाइन है वो भी बेच दी, हाईवे सारे के सारे सड़कें बेच दी, इसके साथ में जो रेलवे ट्रैक बन रहे हैं वो बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। सब कुछ ऐसा है जो उन्होंने नहीं बेचा है। कम से कम केजरीवाल ने कुछ बेचा तो नहीं है। देश के जो भी संसाधन है उनको केजरीवाल बेचते नहीं है, बेचती भाजपा की केंद्र सरकार है, और इस कदर बेच रही कि कुछ छोड़ ही नहीं रही है, हर चीज बेच रही है। मुझे तो कई बार डर लगता है कि कोई किस दिन भारत का कोई दूसरा हिस्सा ना बेचते हैं, कोई स्टेट वगैरह ना बेचते हैं, आगे कहेंगे अब हमें क्या करना है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है, करते रहो कोई बात नहीं, तो क्या पता उसको भी गिरवी रखते। और वैसे भी बड़े बड़े जो लैंड पार्सल्स हैं भारत के, ये उनको दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूं, देखो ईमानदारी कितनी है इनके अंदर। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनको यूनिवर्सिटीज ऑफ एक्सीलेंस का खिताब देंगे। किसका खिताब देंगे? एक्सीलेंस का, कि ये हमारे भारत के जगमगाते एजुकेशन के सितारे हैं। ऑफ कोर्स उसमें आईआईटी आईएम तो आने थे साहब, वो तो आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन्होंने एक सितारा और दे दिया, एक ऐसी यूनिवर्सिटी को जो पैदा भी नहीं हुई थी, उसको बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस बनने के लिए 50 साल लग जाते हैं, तब कहीं जाके उसकी प्रेस्टीज बनती है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो 60 के दशक में आए थे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो अब 100 साल हो गई है ऑलमोस्ट की, तब कहीं जाके ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बने। लेकिन साहब ये तो एक ऐसी इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंस का दर्जा दे बैठे जो पैदा ही नहीं हुई थी। वो थी धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, जो भी था, पैदा होने से पहले, बनने से पहले, कि हाँ ये एक्सीलेंस देगी। चमचागिरी की एक हाइट होती है, इसे कहते हैं करप्शन, इसे कहते हैं भ्रष्ट, इसे कहते हैं फेवरेटिज्म, इसे कहते हैं कि कैसे अपने फेवरेट बड़े अंबानीज और बाकियों को हमेशा अपने साथ रखना और उनकी चमचागिरी करना। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। खैर, तो पढ़ाई के अंदर भी ये फेल हो गए सारे के सारे। अब केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पाते ये लोग, तो कि भाई कैसे मुकाबला करेंगे, वो तो आईआईटी पास है। भाई आईआईटी बहुत बड़ी चीज है, ऊपर से आईएएस एग्जाम भी पास किया हुआ है, सिविल सर्वेंट भी था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर भी था। तो ना तो देशभक्ति में ऊपर आए, ना पढ़ाई में ऊपर आए। और फिर मोदी सरकार तो पढ़ाई में कुछ करती नहीं है साहब, पढ़ाई में कोई नए स्कूल बनाती नहीं है, कोई योगदान ही नहीं देती बल्कि। और इन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन स्कूल बना दिए, तो उसकी स्टोरी छप गई। अब स्टोरी छप गई तो मिर्ची लगी इनको, और मिर्ची भाई साहब ऐसी लगी कि बोलने शुरू हो गए कि खलीज टाइम्स में कैसे छप गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया, एक ही फोटो वर्ड बाय वर्ड,
अज्ञानी है ना, समझ नहीं आता कि सिंडिकेटेड कॉलम एक दुनिया में कई अखबारों में एक साथ छपते हैं। अज्ञानी है ना, मैंने बोला ना, कम पढ़ी लिखी सरकार है। इनकी पढ़ाई लिखाई का पता नहीं है, इनके सर्टिफिकेट का भी पता नहीं है कि कितने उसमें असली है और कितने असली नहीं है। वो तो बाद में कभी जब तफ्तीश होगी कई साल बाद तो तब पता लगेगा भाई साहब इनके सर्टिफिकेट भी क्या असली है या नहीं है, तो तब पता लगेगा। खैर साहब, तो देशभक्ति में ये सामना नहीं कर पाए केजरीवाल का। उसके बाद ये लोग जो स्कूल की एजुकेशन थी उसका भी सामना नहीं कर पाए, जो कट्टर ईमानदारी है ये उसका भी सामना नहीं कर पाए। अब ये सारी चीजें ना इनको सालती रहती हैं कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। ऊपर से ये एकमात्र ऐसी पार्टी है कांग्रेस को छोड़ के जो अब कई स्टेट्स के अंदर इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है, क्योंकि भारत में मल्टी स्टेट की पार्टीज नहीं है कांग्रेस को छोड़ के, सब रीजनल पार्टीज है, एक एक स्टेट वाली है। ये पहली पार्टी है जो दो राज्यों के ऊपर अपना राज चला रही है, पंजाब में और यहाँ पे, और अब गुजरात के और बाकी इलेक्शन लड़ रही है। धीरे धीरे पैर पसार के ये पार्टी जो है कुछ और राज्यों के अंदर अपनी पैठ बना लेगी, और ये पक्की बात है कि वो कांग्रेस की जगह ले लेगी। अब इसी बात से मोदी और शाह की जोड़ी डरती है कि ये जो स्ट्रॉन्ग चीज निकल के आ रही है, मुसीबत सारी ये है कि केजरीवाल जो है वो जो मोदी और शाह करते हैं उससे आगे बढ़ के करते हैं और वही करते हैं। तो केजरीवाल के जो मास्टर स्ट्रोक है उसकी काट जो थी भाजपाइयों के पास नहीं है। इनको कैसे काटे, इनको कैसे ठंडा करें, इनकी फ्रीबीज जिसे वो रेवड़ियां बता रहे हैं ना कि रेवड़ियां बांट बांट के। अब मुसीबत है कि ये खुद रेवड़ी बांटे तो चलता है, खुद वो फ्री अनाज देते रहें तो चलता है। बल्कि आज तो खबर ये भी आ गई है कि शायद सितंबर के बाद जो फ्री अनाज की जो स्कीम है उसे और एक्सटेंड किया जाएगा 3 से 6 महीने। ये आज के पेपर में आ गया है। अब साहब सोचने वाली बात यह है कि रेवड़ियां बांट कौन रहा है, कह कौन रहा है और बांट कौन रहा है। एक्चुअली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेवड़ियां अगर कोई बांट रहा है तो मोदी सरकार बांट रही है। इनसे ज्यादा रेवड़ियां किसी ने नहीं बांटी आज तक, क्योंकि ये दरअसल एक तरह से कहा जाए तो ये सारे के सारे रेवड़ी कल्चर के बेसिकली ये प्रणेता हैं। इन्होंने वो सब किया जो बाकी मुख्यमंत्री कभी मिलकर भी नहीं कर पाए। जो अन्ना ने स्टार्ट किया था, एमजीआर ने स्टार्ट किया था, तभी तमिलनाडु के अंदर जो फ्रीबी कल्चर होती है, ये तो उस लिमिट को भी क्रॉस कर गए। उस लिमिट को क्या क्रॉस कर गए, इनका तो जो टोटल टैक्स आता है उसका 33% से ज्यादा रेवड़ियां बांटने मोदी सरकार खर्च कर देती है। 24 लाख करोड़ का टैक्स आएगा, 7 से 8 लाख करोड़ की सब्सिडी है इनकी एक साल की, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, मनरेगा हो, किसान सम्मान निधि हो, सब मिला लो तो 7 से 8 लाख करोड़ पड़ता है। जो कंट्री अपने टोटल टैक्स कलेक्शन का ऑलमोस्ट 33%, जिसे क्या है 30 to 33% रेवड़ियों में दे दे और दूसरों कहे कि आप रेवड़ी बांटना बंद करो, तो लज्जा की बात तो होगी ना। और ऊपर से जितना टैक्स कलेक्टेड होता है उसका 40% आप 42% जो है वो आप इंटरेस्ट रीपेमेंट में देते हो, क्योंकि आपने उधार इतना ले लिया है। तो साहब रेवड़ियां ये बांटते हैं और इल्जाम लगाते हैं बेचारे केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल ने सही तो किया, बिजली पानी दे रहे हैं, साथ में फ्री बस सर्विस भी दे रहे हैं, उनके पास रेवेन्यू हो तो दे रहे हैं, पंजाब में भी दे रहे हैं। अब आपको श्रीलंका बोलना है, उनको जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर आप रेवड़ियां बांट सकते हो तो ये भी बांट सकते हैं। अब मुसीबत ये है कि देश केजरीवाल की देशभक्ति से ये दुखी, ईमानदारी से ये दुखी मोदी शाह जो है, उसके बाद इनकी पढ़ाई से भी दुखी कि ये पढ़ाई के सारे चहेते कैसे हैं, ये पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। क्योंकि भाजपाई तो सारे के सारे आपको पता पढ़ाई का पता ही नहीं है, तो वो तो यशवंत सिन्हा भी कहते हैं ये सबसे कम पढ़ी लिखी सरकार है, ओपनली कहते हैं इससे कम पढ़ी लिखी सरकार भारत में कभी नहीं आई। और अब मुसीबत है कि रेवड़ियां भी आ गई उसपे, तो रेवड़ियों के अंदर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे कि कहीं तो पिन डाउन करें, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो साहब केजरीवाल इनके कब्जे में नहीं आ रहा है। मैं कोई केजरीवाल का पुजारी थोड़ी हूं, लेकिन केजरीवाल एक उसके दबाने की जो कोशिश हो रही है वो भयंकर हो रही है, लेकिन ये केजरीवाल को दबा नहीं पा रहे हैं। यही इनकी मुसीबत है, क्योंकि केजरीवाल ही वो संभावित खतरा है जो आने वाले सालों में भाजपा का पटरा खिसका सकता है। और यहाँ पे राजनीति में हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का हक है। जो राजनीति में है उसकी एम्बिशन है, और क्यों नहीं हो, वो कोई यहाँ रेवड़ियां बांटने के लिए थोड़ी आए हैं साहब।
वो कोई खेल खेलने के लिए थोड़ी आए हैं, पीछे की बेंच पे बैठने को थोड़ी आए हैं। हर आदमी चाहता है कि टॉप की बेंच उसको मिले। क्या बुराई है उसमें? अगर नीतीश कुमार हैं, अगर ममता है या केजरीवाल हो या उद्धव हो, कोई भी हो, सबकी इच्छा होती है कि टॉप के पद पर बैठे, किसकी नहीं होती? यहाँ पे कोई चैरिटी के लिए थोड़ी आए हुए बैठे हैं। यहाँ पे कोई चैरिटी के लिए नहीं आया है। इसलिए जो रेवड़ियां बट रही हैं, वो भी हमारे पैसे से बट रही हैं, और अगर केजरीवाल भी बांट रहे हैं तो हमारे पैसे से ही बांट रहे हैं, किसी और के पैसे से नहीं बांट रहे हैं। तो मुसीबत यही है कि केजरीवाल हर जगह हुंकार भर रहे हैं, हर जगह हुंकार भर रहे हैं, और उसके चक्कर में भाजपा सरकार के पैर कांप रहे हैं कि इसको डील कैसे किया जाए, और इसका काट इनके पास है नहीं। जितने मर्जी तख्ती लगा लो, अनुराग ठाकुर को खड़ा कर लो और बाकी मनोज तिवारी को खड़ा कर लो, जितने मर्जी आप क्या कहते हैं स्टेटमेंट दिलवा लो, जनता जानती है। और 2 बार 70 में से 60 सीटों से ऊपर वोट किया है आम आदमी पार्टी को, और वॉपिंग 92 सीट्स दी है पंजाब के अंदर। यही भारतीय जनता पार्टी का कांटा है दर्द का, कि भाई इनको लोग वोट देते क्यों हैं? काम हम करते हैं दिल्ली में, लेकिन हमको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। इसलिए तो एमसीडी के इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्योंकि एमसीडी के जैसे इलेक्शन हुए, भाई साहब आप सरकार जीत जाएगी वहां पे, क्योंकि आप काम तो कर रही है ना, अच्छी हेल्थ दे रही है लोगों को, अच्छी शिक्षा दे रही है, पानी दे रही है, बिजली दे रही है, कुछ तो दे रही है। ये तो सिर्फ जुमले देते हैं, सिर्फ वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, देते कुछ नहीं है। सिर्फ वादों की रोटी खाइए, वादों की सब्जी पकाइए, और वादे की रोटी सबको खिलाइए। यही तो करते हैं आज तक, और क्या किया इन्होंने? इसलिए दुखी हैं। तो केजरीवाल भरे हुंकार, तो भारतीय जनता पार्टी के कांप जाए सरकार, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। कोई चारा नहीं है इनके पास। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा दोस्तों? आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं, ये हमें बहुत खुशी है। और दूसरी बात, 4 पीएम को और न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप तक लेकर आते हैं बेहतरीन रिपोर्टिंग, बेहतरीन विश्लेषण, और आप तक तथ्यात्मक और सही बात करते हैं, सीधी और सही बात आप तक सिर्फ 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच से। इन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आप सबका।